सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, हम देख रहे हैं जराइम बढ़ते जा रहे हैं और अब बहुत तबातुर के साथ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि ना सिर्फ औरतों, बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है, ज्यादती के बाद कत्ल हो रहा है। इस तरह के सफाक दरिंदे खुलेआम घूम रहे हैं। सजाओं की बात भी हो रही है, इस बात पर ही बहस हो रही है कि सजाए मौत, खास तौर पर जो फांसी की सजा है वो सरेआम दी जाए। ज़ाहिर है इस पर तो काबीना में भी इख्तलाफ है, कई वज़रा इसकी हिमायत करते हैं और कई नहीं भी करते हैं। लेकिन जो फैसल वावडा ने बात की थी कि नामर्द करने के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने ना सिर्फ इसकी मंजूरी दी, अब इस कानून को पास करवाना असल मामला है हुकूमत के लिए। लेकिन क्या सवाल ये है कि क्या इस तरह का कोई भी कानून लाना फ्रस्ट्रेशन को और बढ़ा नहीं देगा? ये दरिंदे और खौफनाक नहीं हो जाएंगे? ना सिर्फ ये बल्कि सज़ाओं को यकीनी बनाया जाए, सज़ाएं हों, असल चीज़ ये हो कि सज़ा हो और फौरी हो। स्पीडी जस्टिस जिसकी हम बार बार बात करते हैं कि वो होनी चाहिए, ताकि ये जो दरिंदा सिर्फ मुजरिमान हैं जो खुलेआम घूम रहे हैं, इनको खौफ हो कि अगर हम इस तरह का कोई भी जुर्म करेंगे तो हम बच नहीं पाएंगे। ये आज के हमारे पॉइंट्स हैं। और ज़ाहिर मोटरवे जो केस है, ज़ाहिर हुकूमत के लिए ये बड़ा एक चैलेंज बना हुआ है। अब ये गैंग था, ये बात सामने आई कि जो ये मुलजमान थे गैंग की सूरत में काम करते थे, जिसमें से 2 गिरफ्तारियाँ तो हो गई, अमल में लाई गई, लेकिन 2 मुलजमान अभी भी मफरूर हैं। तो ये कहाँ तक पहुँचा है और पंजाब पुलिस क्या कहती है, इस पर ज़रा पहले डिटेल ले लेते हैं, फिर डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। जाबिर वक़ास हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं जो कि तमाम तर सूरत हाल को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। जाबिर, ये गैंग की सूरत में काम करते थे ये मुलजिमान, और क्या तफसीलात मजीद सामने आई हैं? आज एक और गिरफ्तारी हुई, लेकिन मरकजी मुलजिम अभी भी कानून की गिरफ्त से बाहर है। बिल्कुल सुमैया, आज जो है वो इकबाल बाला मिस्त्री की गिरफ्तारी हुई है और ये मुलजमान जो है वो 4 अफराद पर गैंग मुश्तमिल है। 1 माह कबल मुलजमान ने शेखुपुरा थाना फैक्ट्री एरिया में भी डकैती की वारदात की और इस दौरान डकैती की वारदात के दौरान आबद मली और अली शेर नामी शख्स जो है वो गिरफ्तार हुए, जबकि शफकत भागने में काली शेर जो है जेल के बाला मिस्त्री जो है वो करोल घाटी का रहने वाला था। मुलजिम आबद अली जो है वो उस केस कोर्ट से जमानत पर रहा हुआ। उसी केस के दौरान उसी जो डकैती थी शेखपुरा में, इन्होंने वहां पर भी खातून के साथ ज्यादती करने की कोशिश की थी। कहा उस ज्यादती के दौरान पुलिस के वहां पहुंचने पर वो ये अपने इस मजमूम इरादे में कामयाब नहीं हो सके। डकैतियां जो ये करते थे वो शेखपुरा में करते थे। आबद अली और अली शेख की गिरफ्तारी के बाद मुलजमान ने वारदातें लाहौर में करने का मनसूबा बनाया और इकबाल बाला मिस्त्री ने ही गैंग को ये कहा कि वो जंगल में मोटरवे के करीब जो है वो का काम करेंगे। अच्छा। इकबाल और बाला मिस्त्री ने मुलजिम शफकत और आबद मलिक करोल घाटी बुलाया। आबद मलिक करोल घाटी जब पहुंचे तो इकबाल मिस्त्री ने कहा कि वो अपनी किसी मसरूफे की वजह से आज नहीं आ सकता, इसलिए आप वो दोनों आज अकेले ही चले जाए। वारदात के दौरान आबद मलिक ने सबसे पहले खातून के साथ ज्यादती की। आबद मलिक सीरियल रेपिस्ट है। अच्छा, एक चीज़ जाबिर, एक चीज़, क्योंकि जो मुतासरा खातून है उन्होंने भी एक सीनियर सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए यही खदशात का इजहार किया और बार बार यही बात वो कह रही हैं कि जो लोकेशन उन्होंने भेजी थी, व्हाट्सएप लोकेशन, उस लोकेशन पर ये मुलजिमान पहुंचे और ये 5 मिनट के अंदर अंदर ये मामला हुआ। तो दौरान तफ्तीश के इस तरह की कोई बात सामने आई कि कैसे पता चला उनको कि यहाँ पर एक खातून है, वो तनहा है और यहाँ उनकी गाड़ी ख़राब हुई है? क्या इन मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश कुछ बताया इस हवाले से? इस हवाले से तो इन मुसलमान का तो यही कहना है कि वो पहले ही से वहां पर मौजूद थे और उनका ये इरादा था कि वो करोल घाटी जो जंगल है इसके पास अगर किसी को लूटते होंगे तो लूट लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कितने की जो आसान जगह है वो करोल घाटी का जो जंगल है वो है, जिसकी लेयर इतनी ज्यादा है कि वो दिन में भी वहाँ दिखाई नहीं देता कि जंगल कैसा है। और इस हवाले से आप और जो है वो उस मामले में यही बताया जा रहा है कि की नीयत से जब वो रोड के ऊपर आए और रोड के ऊपर आने के बाद जो है वो उन्होंने उस खातून को जो है वो बाहर निकालने के लिए शीशा तोड़ा, पत्थर से आपस में उसका हाथ भी जख्मी हुआ और फिर उसके बाद जो है वो नीचे लेकर गए बच्चों को और बच्चों के पीछे ही वो खातून जो है वो पीछे आई और उस खातून को यही बयान जो जाहिर है
अब तक सामने आया है वही बयान रिकॉर्ड करवाया जा रहा है मुल्ज़िमान की जानिब से। अब तक की ये पेशरफ्त है। बहुत शुक्रिया आपका जाबिर बखास और डिटेल पूरी दे रहे थे। अब इस पर हम ज़रा बात करेंगे। मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सिद्दीकुल फारूक साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब आपके वक्त का। और अमीन अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ैनब के वालिद। बहुत शुक्रिया अमीन साहब। सबसे पहले मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करूँगी। आपने वो तकलीफ़ देखी, वो तकलीफ़ आपने बर्दाश्त की, लेकिन ज़ैनब कत्ल के बाद हम ये देख रहे हैं वाक़यात रुक नहीं रहे। ख़वातीन बच्चों के साथ इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। आपकी हुकूमती अरकान से मुलाकात भी होती है, क्या यकीन दिलाया जाता है आपको और क्या आपको लगता है कितनी संजीदगी है उनकी तरफ से इस तरह के केसेस को लेकर? जी बिल्कुल, मैं तो पहले भी आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तवस्सुल से, बोल टीवी के तवस्सुल से भी ये कई दफ़ा ये बात कर चुका हूँ कि ये ज़ैनब बेटी का भी जब वाक़या हुआ था कि हमारी ये मौजूदा जो पार्लियामेंट है ये की इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है, इसमें कोई सियासत की बात नहीं है। अगर ये पार्लियामेंट में है तो इनका पार्लियामेंट में आने का एक मकसद है कि यहाँ पर ये कानून साजी करें और कानून साजी जो हालातों वाक़यात हैं उसके तनाज़ुर में करनी पड़ती है। अब ये कम सिन बच्चियों के साथ जो है ज़्यादती और तशद्दुद और बेईमाना तरीके से उनका कत्ल और औरतों के साथ रेप, ये एक मैं समझता हूँ हमारे माशरे पर इस्लामी रियासत भी है, ये एक दबाव ऐसा बन गया है, ये एक नसूर बन के फैल चुका है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए जो हमने पहले दिन भी मतलब ज़ैनब बेटी के मुजरम को एक मुतालबा किया था कि इसको इबरत बनाया जाए। मतलब इबरत बनाने का एक उसमें एक मकसद था कि कम से कम इबरत बनाए ताकि हमारे बाकी बच्चे आने वाले वक्तों में सबके जो है ना वो बच्चियाँ महफूज हो जाएं, ताकि दोबारा कोई इस तरह की ना किसी के साथ इस तरह का घनौना फेल दरिंदगी करने की कोई जरूरत ना करे। लेकिन उस वक़्त भी पार्लियामेंट में इसमें मैं समझता हूँ साबका जो गवर्नमेंट थी वो खतर का उन्होंने किरदार अदा नहीं किया इस पर। वैसे तो वो बातें तो ठीक करते थे, करेंगे ये करो, लेकिन कुछ नहीं। अब मौजूदा गवर्नमेंट ने इस पर कुछ ना कुछ जो है ज़ैनब लट एक बिल भी लाए हैं, वो पास मतलब उस पर उन्होंने बड़ी एफर्ट की है मैं समझता हूँ मौजूदा पार्लियामेंट में। अच्छा, तो उसमें बुगो के सबका उसमें किरदार है, तो वो पास हुआ है। लेकिन उसमें भी जब पहले बिल तैयार हुआ है राइट, और जब उसको पास किया इस दौरान उन्होंने कुछ सज़ाओं में तखफीफ कर दी और जो सख्त सज़ाएं थी उसमें निकाल दी हैं। तो ये मैं अमीन साहब आपका पॉइंट आया, मैं आपके पास आऊँगी, मज़ीद बात करूँगी। हम बात कर रहे हैं जो रेप केसेस हैं उनके बढ़ने की क्या वजह है, और मेरे साथ ज़ैनब के वालिद हैं अमीन अंसारी साहब, उनसे मैं गुफ्तगू कर रही थी और दीगर मेहमान भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। उस्मान सईद बसर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान है पंजाब हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया, वक्त बहुत कम है, मैं चाहूँगी कि जल्द से जल्द तमाम लोगों से जो है उनका मौक़िफ़ ले सकूँ। ज़ैनब अलर्ट बिल आया अमीन अंसारी साहब, लेकिन वो नाफिजुल अमल नहीं हुआ। आप पहले ही मुतालबा करते रहे सरेआम फांसी के हवाले से, आज आप क्या कहते हैं कि वाकई सरेआम फांसी ही इसका हल है? जी, वो आज भी इस सिलसिले में सेनेटर फैसल जवेद साहब और ज़ीशान खानज़ादा साहब से भी मीटिंग हुई, उसके साथ प्रेस टॉक भी हुई है। वो तो कमिटेड हैं कि हम इसको पास कराने में हमें मतलब अपोजिशन और हर आदमी जो भी MP MN है जो सेनेटर हैं उन सब से मिलना भी पड़ेगा, हम मिलेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर हम एक मुतफ़िका लहम लाएँ। वो कमिटेड हैं, लेकिन अब ये कोशिश है और मेरा भी यहाँ पर आने का मकसद यही था इस्लामाबाद में कि हमारी जो बाकी पार्टी हैं उनसे मिलकर उनको रिक्वेस्ट की जाए कि खुदारा बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है ना एक मुतफ़िका जो है ना राय काम करें। और कल को आप वाम में भी जाएंगे तो क्या जवाब देंगे कि हम अभी तक पार्लियामेंट में इसमें ये चूँकि तमाम सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है, ये कोई एक नहीं, अगर PTI की गवर्नमेंट का तो वो सिर्फ करें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये किसी शख्स की जिम्मेदारी तो नहीं है, ज़ाहिर कलेक्टिवली तो ज़रूरी होगा ये सब चीज़ें देखना। सिद्दीक साहब, अब मैं आपकी जानिब इसलिए आना चाहूँगी कि आप पिछली हुकूमत में ही ज़ाहिर ये हुआ था, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, जब
प्यारी प्यारी मासूम सी बच्ची ज़ैनब के साथ ये हुआ, फिर ये सिलसिला थमा नहीं। अभी अमीन अंसारी साहब का भी कहना था कि उस वक्त भी जो हुकूमत थी वो उस तरीके से नहीं कर सकी, वो सरेआम फांसी का इबरत का निशान बनाने का जो मुतालबा उनकी जानिब से किया गया। तो आपको लगता है कि वाकई सरेआम फांसी होनी चाहिए, या ऐसी सज़ाएँ होनी चाहिए कि ऐसे चीज़ें, ऐसे केसेस रुक जाएँ और ऐसे लोग जो दरिंदा सिफ्त हैं वो सोचें एक बार इस तरह का अमल करने से पहले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सुमैया रिजवान। मैं आज भी ज़ाहिर हमदर्दी का और दुख का इजहार करूँगा ज़ैनब के शहीद के वालिद साहब से, लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने इस प्रोसेस को क़ानून के अंदर तेज़ ज़रूर किया और जो मुजरिम था उसे फांसी की सज़ा हो गई। अब आ जाती है बात कि हमारे मुल्क में चूँकि आइन में सोर्स ऑफ लॉ कुरान और सुन्नत है, तो उसके मुताबिक सारे कवानीन बनने चाहिए। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल भी है, सारी पार्टियों को बैठ जाना चाहिए। कहीं इस वक्त तो मिसाल के तौर पर ख़ुद तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफ मौजूद है, फवाद चौधरी कुछ कहते हैं, दूसरे कुछ कहते हैं, लेकिन अब चूँकि कुरान और सुन्नत की बात की आपने, ये जो अब केस हुआ है इसमें 2 जराइम हुए हैं। एक हाईवे रॉबरी है, इसकी सज़ा एक हाथ और दूसरी तरफ की टांग का काटना है, और दूसरा जो जना बिल जबर हुआ है उसकी सज़ा, चूँकि ये फितना है, इसकी सज़ा मौत भी है और इसकी सज़ा दर हकीकत संसार करना है। और सूरह नूर की माजरत, सूरह नूर की आयत नंबर 2 पढ़ें तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, और ये सूरह नूर की पहली आयत यह है कि ये हमने नाजिल की है सूरत, तो ये फ़र्ज़ है ईमान वालों पर, तो इसलिए इसका एक एक लफ्ज़ फ़र्ज़ है। उसमें यह है कि जब सज़ा दी जाए तो मुसलमानों का एक ताइफ़ा, एक ग्रुप वहाँ मौजूद हो इबरत के लिए। लिहाजा ये सारी बातें अगर हम इस्लामी तालीमात पर यकीन रखते हैं, और इस वक्त सारे जो है मेजॉरिटी मुसलमान, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है, देखें ये अभी तो आप अपोजिशन में है ना, तो आप ये वाली बातें कर रहे हैं कि जो इस्लाम तो शरीयत की रो से होना चाहिए वो होना चाहिए, निफाज भी होना चाहिए, लेकिन जब आपकी हुकूमत थी और इस तरह के वाक़यात उस वक्त भी होते थे तो तब आप लोगों ने सरेआम फांसी की मुखालफत की थी, और यही कहा जाता है कि जी वो यूरोपीय यूनियन के लॉज हैं, फिर उसमें स्टेटस मुतासर होगा पाकिस्तान का, तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखनी होती हैं। और आज जो हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कई वज़रा हामी हैं, लेकिन ज़ाहिर ये बात भी मद्देनज़र रख रहे हैं और ये बात कह भी रहे हैं। उस्मान सईद बसरा साहब, ज़ाहिर एक चैलेंज तो है ख़ुद पंजाब हुकूमत के लिए भी, ये वाक़यात हो रहे हैं, मुसलसल हो रहे हैं, और ख़ासतौर पे ये वाक़या जो कि मोटरवे पर पेश आया, सारी कौम को हिला के रख दिया इस वाक़े ने कि अपने बच्चों के सामने उस औरत के साथ कितना जुल्म हुआ। अब वो गैंग था, वो गैंग पकड़ा भी जा रहा है, लेकिन जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पंजाब हुकूमत ने, एक अजीब व गरीब के जी आप बता रहे हैं कि वो जो मुल्ज़िम था वो हमसे भाग गया और हम उसको पकड़ नहीं सके। तो अभी जिस तरीके से काम हो रहा है, ज़रा तनकीद भी हो रही है, कुछ इनसेंसिटिव स्टेटमेंट्स पर ही बात हो रही है, तो उस्मान साहब क्या आप लोगों का क्या मोटो है और किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, खासतौर पे सज़ाओं के हवाले से क्या कानून साजी करना चाहती है हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश करूं कि एक बड़ा ही दिलदोज़ और दिल को हिला देने वाला वाक़या था, लेकिन वो इसके ऊपर तो काफ़ी बात अब हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या हुई, लेकिन आज के जो अभी जब हम बैठे हुए हैं तो इस ब्लाइंड जो एक वारदात थी, इस अंधे मुअम्मे का एक हल ये निकला है कि जो उसके एक मरकज़ी मुल्ज़म है उनकी गिरफ्तारी भी अमल में आ चुकी है, और उन्होंने जो जुर्म की सेहत है उसको भी कबूल कर लिया है, और डीएनए भी मैच कर गया है। जब आपके यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है जिसका नाम उस्मान बुज़दार है, और अभी अमीन अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और मुस्लिम लीग नून पे तो खैर मैं कोई बात ही करना नहीं चाहता, ये तो वक्त के जोसेफ गोएबल्स का एक कबीला है, इसको तो छोड़ दें। इन लोगों की हुकूमत के दौरान जब ज़ैनब का दिलदोज़ वाक़या, ये ऑपोजिशन है, ये ऑपोजिशन है उस्मान साहब, अभी आप लोग कानून साजी करने जाएंगे, आप गोएबल्स की बात कर रहे हैं, देखें जो कानून साजी आप लोग करने जाएंगे आपको उनकी जरूरत पड़ेगी, फजूल बात है, ये 2/3 अक्सरियत आपके पास नहीं है, सेनेट से भी और कौमी असम्बली से भी, इस ऑपोजिशन की जरूरत है आपको। कोई बात है करने की? भैया मेरे कुछ तो शर्म हया होनी चाहिए। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लोगों की
फलाह के लिए और तमाम कवानीन हम पास करवाएंगे। आपको मैं सिर्फ याद करवाता चलूँ, यहाँ टेलीविजन पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करना और फिर टाइयाँ शाइयाँ लगा के आ जाना झूठ बोलने के उस्मान साहब एक सेकंड उस्मान साहब एक सेकंड देखें क्या असर पड़ रहा है। मुझे बोलने दीजिए। ज़ैनब के साथ जो जुल्म हुआ उनके वालिद हैं वो भी, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, वो भी जब ये तकलीफ जो जिन लोगों पे गुजरती है, आप लोगों की सियासत की नजर नहीं होनी चाहिए। इन्होंने नवाज शरीफ को अमीरुल, देखिए आप सुमैया, जब इन्होंने इनके पास 2 था अक्सरियत थी, हम अपने दिल का रोना तो रोएंगे ना लोगों के सामने, हम भी इस कौम से है ना। जब इन्होंने नवाज शरीफ को अमीरुल मोमिनीन बनाने के लिए तो कानून साजी करने के लिए तैयार थे, ये खत्म नबूवत के कानून में तरमीम के लिए भी तैयार थे, ये मगरब को राजी करने के लिए सारे कवानीन साजी करते रहे। आज हमें ये पहाड़ा उस्मान साहब उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा हुकूमत को करनी चाहिए, किसी भी कानून साजी पर आपका साथ नहीं करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आप अगर ऐसे खबर देंगे क्या ना पड़े हम लेके आएंगे। इस वक्त तुमने क्या किया है? हम करेंगे क्योंकि हम पाकिस्तान के लोगों के तहफ्फुज़ की हुकूमत है। लेकिन इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए ना उस्मान साहब, और हमें इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए और एक दूसरे को इस तरह के इल्खाबात से ना नवाजें। मैं ब्रेक ले लूं, एक साल में 3, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक ब्रेक ले लूं और ये बात करना कि 1 साल में इतने रेप केसेस हो गए, 2 साल में इतने, हमें इस पर सियासत और पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी, हमें एक दूसरे का साथ देना है। प्लीज इस तरह की बातें ना करें। इस ब्रेक के बाद डिस्कशन को जारी रखेंगे। वेलकम बैक टू द शो। उस्मान सईद बसर साहब, मेरी बड़ी आप लोगों से मुदबाना ये अपील है, गुजारिश है कि ऐसे वाक़यात पर खुदारा इस तरह की बातें नहीं करें, एक दूसरे पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करें। जो जिसने किया वो छोड़ दें। अभी आपकी हुकूमत है, आपको दिल भी बड़ा करना है और अपने आप को बड़ा भी रखना है, ना सिर्फ अपोजिशन को मिला के चलना है कानून साजी के लिए, बल्कि सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। ऐसे इल्काबात ना दें प्लीज़। अच्छा, मैं सुमैया आपकी खिदमत में गुजारिश करूं कि देखिए, जब मैं बात कर रहा हूं तो सदीक अल फारूक साहब उसमें नहीं बोलना चाहिए। चलें ठीक है। बात यह है कि जब हम अपनी बात बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि आपके सामने इस अंदोनाक वाक़े के एक मुल्ज़म को जो ब्लाइंडली एक वाक़या हुआ, हमने चंद दिनों के अंदर गिरफ्तार कर लिया है और अगला मुल्ज़म भी गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन ये हक तो मुझे कहने दीजिए ना, मुझे कहने का ये हक तो है ना कि इस मुल्क के अंदर एक आदमी रिप्रेजेंट कर रहा है एक पार्टी को, बैठा हुआ है, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, एक लाइन इन्होंने इस कानून साजी नहीं की मासूम बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए सारी कानून साजी करते रहे। नवाज शरीफ को वो डिस्क्वालीफाई किया सुप्रीम कोर्ट ने, उनको बहाल करने के लिए 24 घंटों में लेके आगे तरमीम कानून के अंदर। तो ये क्यों आप मुझे कहने नहीं देती? मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, कोई इनको नाम नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि ये जोसेफ गोबेल्स की बाकियात हैं तो मैं गलत कह रहा हूं? अभी टाई लगा के 5-6 लोग आपके टेलीविजन के ऊपर 40 मिनट हमारे जाया करे कौम पे गए हैं, सारे के सारा झूठ बोल के वो गए हैं। क्या हम आपके सामने टेलीविजन पे ये नहीं कह सकते कि ये जोसेफ गोबेल्स की बाकियात हैं, वो बेचता रहा हिटलर को, ये बेच रहे हैं इश्तहारी नवाज शरीफ को? ये हमारा दुख है इस मुल्क की सियासत का। आप मुझे बताइए कि आप खड़े हो कि आपके सामने 6-7 लोग कह गए हैं। पहला वो ख्वाजा आसफ था, वो एक मुल्क का वजीर रहा और अकामा लेके बाहर नौकरी करता रहा, वो अभी कानून का और आइन की सरबुलंदी का दर्स देके चला गया है। उसके साथ दूसरा आदमी वो पाकिस्तान की LNG का वो सिद्दीक साहब मैं आती हूं, आपका भी मौक़िफ़ लूंगी। सिद्दीक साहब टाइम दे रहे हैं, खड़ा हुआ था, वो सारी जिंदगी पेट्रोल पंप पे कब्जा किया हुआ है, आज हमारी हुकूमत ने उसको छुड़वाया है, एक वो दर्स देके चला गया, एक उसके साथ वो खड़ा हुआ था तारड़। अभी चले आपका ये मौक़िफ़ है कि मुस्लिम लीग नून ने कोई कानून साजी नहीं की, अपने वक्त में जो करनी चाहिए थी अब आप लोग कर लीजिए, और ना सिर्फ कानून साजी की, कानून पर अमल भी करवाइए। ज़ाहिर रियासत मदीना की बात करते हैं सर, नजर भी आना चाहिए। सिद्दीक साहब मैं आपका इस पे मौक़िफ़ लूंगी, फिर मुझे आगे बढ़ना है। आप बताइए कि कानून साजी ना करना, क्या ये कहीं लगता नहीं है फेलियर है मुस्लिम लीग नून का? जो वाक़यात हुए, लोग मुतालबात करते रहे, उस तरह से हुआ नहीं सब कुछ। देखिए मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि मुस्लिम लीग नून ने तो बहुत से मामलात करने की कोशिश की। अच्छा, ये जो बाहर बैठे यहाँ, अब इस बात पे अब हम देखें ना, ये मौका नहीं था, लेकिन मैं आप बताऊं, ये जो धरने देने वाले थे, ये जो 35 पंक्चर का इल्जाम लगा के फिर सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगने वाले थे, ये जिनके अपने इलेक्शन को जो धांधली का इल्जाम लगाए, इनका अपने फिर जहांगीर तरीन ने पोल खोल दिया
कि इमरान खान ने किया कि असल में 2-4 सीटों की बात थी, 5 सीटों की, और वो भी हमने कैंडिडेट ही गलत खड़े किए थे। और फिर वो इमरान खान जिसने अपना काला धन पहले परवेज़ मुशर्रफ के दौर में सफ़ेद कराया, हराम का पैसा, फिर उसकी बहन ने 165 अरब रुपए हराम के अब सफ़ेद कराए। अब ये आके बैठ गए हैं, ईमानदारी की बातें हमें सिखाते हैं। अभी जहांगीर, अभी ये चीनी चोर ये हैं, आटा चोर अफसोस मुझे इस बात पर हो रहा है कि आज हम बात कर रहे हैं कि मुल्क में ज्यादती केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। हमें लगा था कि शायद आप लोग किसी एक पेज पर आएंगे, बैठे हैं, लेकिन लग नहीं रहा। आप लोग तो उनके बैठने का भी लिहाज नहीं करे। सर, आई एम सॉरी टू से, आप लोग यहाँ पर अपनी सियासत की बात कर रहे हैं। मुल्क के अवाम के लिए आएंगे, खवातीन की और बल्कि बच्चों की इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आएंगे, और आना चाहिए हमें। चले ठीक है, मैं देखूंगी और सब लोग देखेंगे कि आप लोग कितना मिल बैठकर कानून साजी करते हैं, और ना सिर्फ कानून साजी करते हैं, कानून पर अमल दरामद भी करवाते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी। एक बार अमीन अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर, मुझे आगे बढ़ना है, सर बहुत कम टाइम है, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। पॉइंट आपका आ गया है, मौक़िफ़ आपका आ गया, क्योंकि आज एक बड़ी अफसोसनाक खबर हमारी नज़र से गुजरी, क्योंकि आज बच्चों के, आपको पता है 6 माह बाद स्कूल यूनिवर्सिटीज़ खुल गए। 9th क्लास से लेकर यूनिवर्सिटीज़ तक जो है वो तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ हुआ, लेकिन एक अफसोसनाक वाक़या एक स्कूल में पेश आया, जहाँ पर एक 9वीं जमात की तालिबा चकरा के गिर पड़ी और फिर उसकी डेथ हो गई। ज़ाहिर है इस पर अभी जो सूबाई वज़ीर है सईद गनी साहब, उन्होंने कमेटी भी कायम कर दी है। स्कूल इंतज़ामिया के इस हवाले से क्या कहना है, मेरे साथ मौजूद हैं मालिक हैं पहले आसिफ खान साहब। आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया। ये कैसे हुआ मामला, ये क्या हुआ? बच्ची को कोई मसला था जब वो स्कूल आई, कैसे गिर गई और कैसे उसकी डेथ हो गई? जी, मैं आपको बताता हूँ। पहले आपका शुक्रिया, आपने मुझे ऑनलाइन लिया और मुझे अपना मौका दिया। इसका सिलसिला ये हुआ कि ये बच्ची 7:32 के ऊपर हमारे स्कूल में आई है। अच्छा। हमारे CCTV के अंदर इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। ये रिकॉर्डिंग मैंने SSC साहब को भी, SHO साहब को भी, मनसूब सदीकी साहब को भी, जो लोग भी मेरे पास है, उनको सबको मैंने दिखाई है। ये इसके बाद 10-12 मिनट अपने दोस्तों के साथ मिली है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर इसका जो है वो क्लास थी। आज फर्स्ट डे था, जाहिर है कि 6-7 महीने के बाद स्कूल खुला है, तो इनको SOPs के साथ जो है क्लासेस पे भेजना था, ठीक है ना। हमारा इसका बाकायदा क्या है, ये सैनिटाइजर से वॉकवे से गुजरती हुई आगे बढ़ी है, मास्क इसने पहना हुआ था। ये ऊपर जो है सीढ़ी चढ़ी है, और जिस सीढ़ी से ये गिरी है उसके टोटल 6 स्टेप थे, और ये गर्ल्स कैंपस है, ये गर्ल्स कैंपस है ओनली फॉर गर्ल्स। ये 6 स्टेप पे थे, चौथे स्टेप के ऊपर से पीछे के साइड पे होके गिरी है। ये कितनी मंजिला, कौन सी मंजिल थी जहां से ये बच्चे गिरी? मंजिल से नहीं गिरी है, सीढ़ी थी, सीढ़ी के 4 अच्छे स्टेप थे। अच्छा। 6 स्टेप के चौथे स्टेप से जो है ना वो पीछे गिरी है, और गिरने के बाद जो है ये बेहोश हुई है, जिससे ऊपर जैसी हमारी मासी थी वहां पे इस फ्लोर की जो इंचार्ज है मासी, वो और 2 बच्चियों ने इसको उठाकर जो है स्टाफ रूम के अंदर लेकर आए। फौरन प्रिंसिपल को बताया कि जी ये 6 स्टेप पे से इधर से गिरी है, बच्ची जो है वो अनकॉन्शियस हो गई है और रंग इसका पीला पड़ रहा है। उसी वक्त हमारी प्रिंसिपल ने इसको जो है पानी वानी इसके चेहरे के ऊपर। तो आसिफ साहब, पेरेंट्स से कोई बात हुई क्या? कोई बीमारी थी इस बच्ची को पहले से? जी, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद जैसे ही हमने इनका प्रिंसिपल फौरन इसका रिकॉर्ड निकाल के इनके घर पे टेलीफोन किया, इनकी मदर से हमारी बात हुई है, इनकी मदर से बात हुई थी। मदर ने ये कहा कि जी हाँ, ये इसको जो सफोकेशन होता है, मास्क पहनी हुई है, तो ये इसको कोई चक्कर वक्कर आ गया होगा। हम 2 बजे डॉक्टर को चले, यानी कि आपने ये बयान भी रिकॉर्ड करवाया है, CCTV भी आपने ज़ाहिर है जो अब ये तहकीकाती कमेटी है वो तहकीकात करी है, उसको प्रोवाइड भी कर दिया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। स्कूल के मालिक थे आसिफ खान साहब, जो कि अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे, बता रहे थे कि आज ये अफसोसनाक वाक़या कैसे पेश आया। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। उस्मान सईद बसरा साहब आपका भी, सिद्दीकुल फारूक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आखिर में बस मैं यही कहना चाहूँगी, कानून साजी करें, मिल के बैठें। इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए हुकूमत और अपोजिशन को मिलकर काम करने की ज़रूरत है, सियासी पॉइंट स्कोरिंग की नहीं। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।